हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं दुर्गेश और दोस्तों आप देख रहे हैं एग्ज़ाम का गुरु विद दुर्गेश। दोस्तों हम लोग हिंदी विषय पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए हम लोगों ने चैप्टर वाइज जो आपका कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें आपका देखिए पहला आपने कर लिया था, वो आपका था हिंदी भाषा और परिचय। हिंदी भाषा परिचय से संबंधित फैक्ट्स और जो प्रश्न है उनको हमने कर देख लिया था। आज हम लोग दूसरा चैप्टर जो है आपका भाषा एवं लिपि उसको कवर करने का प्रयास करेंगे और इससे संबंधित जितने प्रश्न होंगे दोस्तों, जितने प्रश्न आए हैं उन सब को आपको मिलेगा और ये हम लोग लगभग 20 से 25 मिनट के अंदर इस चैप्टर को देखेंगे। दोस्तों मेरा मानना है कि अगर आप लोग आधा घंटा मुश्किल से अगर डेली देते हैं हिंदी विषय पर तो आपकी पकड़ मजबूत होगी और किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हिंदी उसमें आती है, चाहे वो यूपीपीएससी आरओ हो जिसमें 60 नंबर के प्रश्न आते हैं, चाहे वो आपका बिहार पीसीएस के अंतर्गत हो, चाहे आपका उस बिहार पीसीएस टीचर के अंतर्गत हो, किसी भी एग्जाम के लिए हिंदी के लिए ये आपका रामबाण है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले जो भी लेक्चर्स होंगे वो आपको मिलते रहेंगे। और दोस्तों अगर आपकी भाषा हिंदी पर पकड़ अच्छी हो गई तो आप विश्वास मानिए आपका इसमें फ़ायदा होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए। देखिए दोस्तों पहला है आपका भाषा की परिभाषा। तो भाषा की परिभाषा के अंतर्गत देखिए मैंने हाईलाइट पहले कर दिया है, जिससे आपका भी और मेरा भी समय बचे। बस हम लोग मेन पॉइंट को देखते चलें, क्योंकि हम लोग पीएचडी नहीं करनी दोस्तों, हम लोग को सिर्फ एग्जाम क्रैक करना है। ठीक है, देखिए जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने भाव और विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ठीक है, भाषा की डेफिनेशन है। और अगर छोटे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भाषा जो है भाव या विचारों की अभिव्यक्ति का प्रमुख साधन है। दोस्तों जैसे आपका इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा है तो भाषा क्या है, तो आप एक लाइन में बोल सकते हैं कि भाषा भाव एवं विचारों की अभिव्यक्ति का प्रमुख साधन है। किसका? भाव और विचारों की अभिव्यक्ति का। ठीक है, प्रमुख साधन है। आगे देखिए भाषा के रूप कितने होते हैं। भाषा के दोस्तों दो रूप होते हैं, आप जानते होंगे, मौखिक और एक आपका लिखित। आगे देखिए बोली एवं उपभाषा में अंतर क्या होता है। बोली क्या होता है, तो बोली आपका किसी छोटे तथा विकसित क्षेत्र में जो बोली हम लोग बोलते हैं वो हम लोग बोली कहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं आप अवधी बोल रहे हैं, भोजपुरी बोल रहे हैं, तो इसे आपकी बोलियाँ हैं। ठीक है, और उपभाषा की बात करते हैं तो उपभाषा दोस्तों आपका किसी बोली में साहित्य रचना जब होने लगे। जैसे कोई बोली है, मान ली अवधी है, तो अवधी अगर बड़े स्तर पर आपकी इस अवधी लैंग्वेज में आपका साहित्य की रचना होने लगे और क्षेत्र में उसका विस्तार हो जाए, मतलब अवधि एक क्षेत्र सीमित न होकर अधिक क्षेत्रों तक सीमित हो जाए, तो वो आपकी उपभाषा होती है। तो कुल मिला के बोली का एक बड़ा रूप ही उपभाषा कहलाती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए बोली एक छोटी जगह रूप होती है और बोली का जब विस्तार होता है उसी के अंतर्गत साहित्य रचना होने लगती है तो वो उपभाषा कहलाता है। ठीक है दोस्तों मेरे साथ तबीयत नहीं ठीक है, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत है, जुकाम है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहा हूँ। आप बस अपना सपोर्ट दीजिए। बाकी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये PDF है ना, PDF आप देखते आराम से देखते चलिएगा। ठीक है, देखिए उपभाषा और बोली देखिए टोटली जो है उपभाषा कितनी होती है, प्रश्न आता है। तो हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं होती है। कितनी? 5। देखिए 5 कौन सी? एक आपकी पश्चिमी हिंदी, एक पूर्वी हिंदी, एक बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी। ये 5 आपकी उपभाषा हैं और 5 उपभाषाओं में आपकी बोलियाँ कितनी आती हैं? 18 आती हैं। तो इन सबको भी आप ध्यान दीजिएगा। अगर पूछे कि हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं हैं, ऑप्शन देगा 3, 4, 5, 6, तो आप 5 मारेंगे और अगर बोलियां पूछेगा तो आप 18 मारेंगे। ठीक है, अब ये बोलियां जैसे एक उपभाषा है आपका पश्चिमी, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कुछ बोली हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन सी आती हैं? आपकी ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू, खड़ी बोली। ये दोस्तों 5 जो बोलियां हैं यह आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर प्रश्न आता है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत इनमें से कौन कौन सी बोलियां नहीं आती हैं तो आपको इन 5 को ध्यान समझना होगा। ठीक है, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू, खड़ी बोली आप किसके अंतर्गत आते हैं? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। ठीक है, इनका मुख्य क्षेत्र आपका हरियाणा और यूपी है। ठीक है, ऐसे पूर्वी हिंदी में आपकी 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसमें आपका MP, छत्तीसगढ़ और यूपी है। आपका बिहारी में आपका मैथिली, मगही, भोजपुरी ये आती है। ठीक है, और ये आपका बिहार और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत इसका क्षेत्र आता है। राजस्थानी में आपका सब मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी ये आपका राजस्थान के अंतर्गत आता है। ठीक है, और अंतिम है आपका पहाड़ी, इसके आपका गढ़वाली, कुमायूं, नेपाली ये आपका उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे देखिए खड़ी बोली 14वीं शताब्दी। ठीक है, 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में अमीर खुसरो के द्वारा, किसका दोस्तों? अमीर खुसरो के द्वारा पहली बार खड़ी बोली हिंदी में
पहेलियाँ एवं मुकरियाँ आपकी रची गई थी। तो खड़ी बोली में आपका विकास कब हुआ? 14वीं शताब्दी में। और किसने किया? अमीर खुसरो ने। यही बताने का तात्पर्य था इस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए संविधान में भाषा क्या जगह है। दोस्तों भाषा जो है वो आपका 8वीं अनुसूची में है। पहली चीज़ तो टोटल अनुसूचियाँ कितनी है आपकी? आपकी 12 अनुसूची हैं। इसमें से आपका जो 8वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत आपकी भाषा है, ठीक है। और 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? पहली चीज़ तो देखिए शुरुआत में आपकी टोटल 14 भाषाएं थी। जब आपका संविधान बना तो संविधान में शुरुआत में आपकी 14 भाषाएं थी। कौन कौन सी? असमिया थी, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, देखिए हिंदी थी आपकी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत थी आपकी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ये 14 भाषाएं आपकी संविधान में मूल रूप से थी। बाद में आपका दोस्तों सिंधी भाषा जोड़ा गया। ये आपका 15वीं भाषा बनी और ये 21वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आपका हुआ, ठीक है। फिर आपका दोस्तों 71वां संविधान संशोधन आपका 1992 में हुआ। इसमें आपकी 3 भाषा जोड़ी गई, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। तो आपकी 18 भाषाएं हो गई, ठीक है। उसके बाद आपका 92वें संविधान संशोधन हुआ 2003 में और इसमें 4 भाषा कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इन 4 भाषाओं को शामिल करने के बाद वर्तमान में जो स्थिति दोस्तों है वो आपकी 8वीं अनुसूची में जो है टोटल 22 भाषाएं हैं। ये आपने देखा होगा, ठीक है। दोस्तों मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपने ये भाषा वाला या हिंदी वाला लेक्चर देख लिया तो विश्वास मानिए आपका प्रश्न कहीं से भी गलत नहीं होगा, ये आप देखिएगा, ठीक है। अब देखिए ये हम लोग पहले ही लेक्चर में समझ चुके हैं कि भारत जो है कि राष्ट्रभाषा हिंदी है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। कौन सी? हिंदी। और अगर विश्व की बात करें तो विश्व में आपका 30 नंबर पर है, ठीक है। दूसरी अगर हिंदी की बात करें भारत में, तो भारत में हिंदी के बाद अगर दूसरी भाषा है कोई तो वो तेलुगु है, ठीक है। अगर भारत की परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो पहला हिंदी है, दूसरा तेलुगु है। अगर विश्व के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो हिंदी क्या है? तीसरा है, ठीक है। ये आपने पहले लेक्चर में देखा था, ठीक है। और आपने ये भी देखा था कि 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, ठीक है। ये भी आपने देखा था। ये भी देखा था कि बीजी खरे को जो है भाषा का आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये आप देख चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे देखिए कुछ लिपियां हैं। तो कुछ लिपि दोस्तों देखिए हिंदी को जो है देवनागरी लिपि में लिखाता है, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में, अंग्रेजी रोमन लिपि में, उर्दू फारसी में, बंगला में और अरबी लिपि में, ठीक है। आगे देखिए फारसी लिपि जो है दोस्तों, ये फारसी लिपि वो आपकी दाईं से बाईं ओर दिख रही है। दाईं मतलब इधर से आप लिखा शुरू किए, आपका दायां है और आपका बायां है, ठीक है, ऐसे। और अगर हम देवनागरी और रोमन लिपि की बात करें तो ये आप इसको बाएं से जैसे हम देखिए लिखते हैं क बू तर, तो ये आपकी हिंदी है ना, तो आपकी एस जा रही है, ठीक है। तो ये आपका दोस्तों बाएं से दाएं होगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे अंतिम फैक्ट्स है। चीनी और जापानी जो लिपियाँ हैं वो दोस्तों आपकी नीचे ऊपर से नीचे लिखी जाती है। चीनी आपकी देखिए 3 भाषाएं हैं, उन सबकी लिपियाँ कहाँ से आई हैं? ब्राह्मी लिपि से आई है, ठीक है। तो कुल मिला के ये आदि जल्दी है। अब दोस्तों हम लोगों ने फैक्ट पढ़ लिए हैं, अब हम लोग प्रश्नों करेंगे, प्रश्नों के बाद हम लोग ये लेक्चर को खत्म करेंगे, ठीक है। देखिए भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य गठन हुआ? आपको पता होगा आंध्र प्रदेश सन 1953 में हुआ था। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। बहुत आसान आपको लगेगा। गोवा की स्वीकृत भाषा क्या है? तो गोवा की दोस्तों स्वीकृत भाषा आपकी कोंकणी है। मराठी आपके महाराष्ट्र की है, ठीक है। पुर्तगाली पुर्तगाल की है, गुजराती गुजरात की है, ठीक है। तो ऐसे आप ध्यान दीजिएगा। तो गोवा कौन सी है? कोंकणी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कबीर दास की भाषा कौन सी शतकोरी थी? वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? तो खड़ी बोली है। हिंदी किस भाषा परिवार की है? तो भारोपी है। हिंदी की आदि जननी क्या है? संस्कृत है, ठीक है। देखिए आदि जननी संस्कृत है, ध्यान दीजिएगा। राजभाषा आयोग का प्रथम गठन कब हुआ था? आपका 1955 हुआ था। कौन थे आपके? बीजी खेर साहब थे इसके अध्यक्ष, ठीक है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अरबी लिपि आपकी कैसे लिखी है? तो आपकी दाएं से बाएं, ठीक है। दाएं से बाएं कैसे? आप इधर से इधर, ठीक है। अरबी फारसी। पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है? तो गुरुमुखी में लिखी जाती है। सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में कब मान्यता मिली? 1967 में, ठीक है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कोई दोस्तों है तो आपका सुमेरियन है, ठीक है, ठीक है, सुमेरियन भाषा है। आगे देखिए राजभाषा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वीजी खरे साहब थे, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, इस प्रकार से आप कर लेंगे ना तो आप विश्वास मानिए आपको बड़ा सहज हो जाएगा किसी एग्जाम में हिंदी को अच्छे से अच्छा नंबर लाना, ठीक है। क्वालिफाई छोड़िए, अच्छे नंबरों से आप हिंदी क्रैक करेंगे।
मतलब देखिए, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सर्वाधिक की बात करेंगे तो हिंदी है, लेकिन यहाँ पूछा गया है दूसरी भाषा, तो आप तेलुगु पूछेंगे, ठीक है। देवभाषा कौन सी है? संस्कृत है। ब्रज भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ब्रज भाषा आपका देवनागरी में है। सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ? देखिए, सर्वप्रथम अगर भाषा का प्रयोग देखा जाए तो कुल मिला के सांकेतिक में शुरू हुआ था। देखिए, पहले संकेतों के माध्यम से लोग बताते थे, फिर धीमे धीमे लोगों ने मौखिक और लास्ट में लिखित। तो लिखित आपका एक लेटेस्ट प्रारूप है, ठीक है। आगे बढ़िए। भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत है। भारत की राष्ट्रभाषा आपकी हिंदी है। भाषा के लिखने का ढंग क्या है? तो लिखने वाले को हम लिपि बोलते हैं, आप जानते होंगे, ठीक है। ब्राह्मी लिपि आपकी आर्यनी है। भाषा साधक है किसका? अभिव्यक्ति का। हमने कहा ना, भाषा विचारों और आपकी भावों का अभिव्यक्ति का साधन है, ठीक है। पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? तो पूर्वी हिंदी जो आपकी है ये आपकी अर्धमागधी। देखिए, अब यहाँ कन्फ्यूजन हो सकते हैं आप। जो पूर्वी हिंदी है, पूर्वी, तो पूर्वी हिंदी देखिए आप ऐसे ऐसे डिवाइड कर लीजिएगा। तो आपका पूर्व कौन सा है? ये है ईस्ट, ये आपका वेस्ट है। तो ईस्ट आपका, आप ध्यान दीजिएगा, तो आपका कौन सा है? अर्धमागधी से, ठीक है। देखिए, जब आप चीज़ों को माइंड में मैप बनाते हैं तो वो आपका ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। आगे देखिए, ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ? तो ब्रज भाषा का विकास आपका कौन सी है? सौर से। तो ब्रज भाषा आपके कहाँ की है? तो ब्रज भाषा आपकी दोस्तों पश्चिम भाषा है, ठीक है। तो पश्चिम है, ठीक है। तो पश्चिम है तो आपका सौर हो गया। पद्मावत की भाषा क्या है? तो पद्मावत आपका अवधि है, ठीक है। हिंदी भाषा का सबसे पहला महाकाव्य है ये। किसकी है ये? आपको पता होगा, जायसी की है, ठीक है। आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप क्या है? ब्राह्मी है। देवनागरी लिपि में सुधारों का आरंभिक प्रयत्न किसने किया था? तो देवनागरी लिपि में सुधारों का आरंभिक प्रयत्न आपका बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, भाषा की उत्पत्ति, ठीक है। भाषा की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो आपकी भाष है, ठीक है। कौन सा? सीट, ये आपका षटकोण भाषा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो भाष शब्द से आपकी भाषा की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। हिंदी की उपभाषाएं कितनी मतलब आपको 5 थी, ठीक है। भारत की राजभाषा को कब स्वीकार किया गया? तो 14 सितंबर 1949 को जो है भारत को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया और संविधान में जोड़ा गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? 343 में कहा गया है। हिंदी भाषा की बोलियों की मूल संख्या कितनी है? तो अब वर्तमान में आपकी कितनी है? 22 भाषाएं, ठीक है, ठीक है। हिंदी भाषा की बोलियों की मूल संख्या दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको 22 नहीं होगा। देखिए, यहाँ अगर संविधान में पूछता तो 22 है, अगर बोलियों की पूछेगा तो बोलियाँ आपके 18 हैं, ठीक है, 18 हैं, ठीक है। ये हमने अभी देखा था, आपको बताया था अभी, यहाँ इस जगह आप देखिए थोड़ा सा, इस जगह कहाँ, ये तो यहाँ हमने बताया था आपको दोस्तों, ये 18 बोलियां हैं हिंदी के अंतर्गत, ठीक है। तो यही आपका यहाँ पूछा रहा है, तो कन्फ्यूजन हो रहा है। अगर संविधान के अंतर्गत पूछा जाए तो आपका 22 रहेगा, और अगर हिंदी भाषा की बोलियां समानता पूछ रहा है तो आपका 18 होगा, ठीक है। मालवी हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, ठीक है। मालवी हो गया, ठीक है, आपके राजस्थान के अंदर। आपको देखिए छत्तीसगढ़ी, ठीक है दोस्तों। मालवी आप थोड़ा सा यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये है मालवी। तो मालवी दोस्तों आपका राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत है, ना कि पूर्वी, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन हुआ था, इसलिए मैंने आपको बताया। तो मालवी दोस्तों आपका किसके अंतर्गत आएगा? राजस्थानी के अंतर्गत, ठीक है। छत्तीसगढ़ी आपकी दोस्तों पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही है। नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो नेपाली भी आपकी देवनागरी में, ठीक है। हिंदी और नेपाली दोनों देवनागरी में, ठीक है। राष्ट्रभाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो राष्ट्रभाषा क्या होती है? बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की राष्ट्र की भाषा होती है, ठीक है। खड़ी बोली किस हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत है? तो खड़ी बोली दोस्तों आपका ये पश्चिम, ठीक है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो आप जानते होंगे हिंदी शब्द की उत्पत्ति आपकी सिंधु से हुई थी, ठीक है। क्योंकि जो रोमन लोग थे दोस्तों, यानी लोग, वो लोग सिंधु नदी से ही जो है ये उत्पत्ति हुआ, ठीक है। आगे देखिए, संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा दिया गया है? तो आपका राजभाषा है, ठीक है। देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? देखिए किस प्रकार की लिपि है? तो आपकी अक्षरात्मक है, ठीक है। आप लिखते हैं जैसे क हो गया, ख हो गया, आप लिख रहे हैं ना, तो ये अक्षरात्मक है। किस राज्य की राजधानी अंग्रेजी है? दोस्तों आपको बताया था, एक मिजोरम और एक आपका नागालैंड। ये दो ऐसे हिंदी के ये हिंदी मतलब कह सकते हैं भारतीय राज्य हैं जहाँ की राजभाषा अंग्रेजी है, ठीक है। आपको तारीफ होगा, ठीक है। तो है देवनागरी को दक्षिण भारत में किस नाम से आता है? तो देवनागरी दोस्तों आपका दक्षिण भारत में आपका कहते हैं इसको नंदनागरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दोस्तों तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए एफर्ट लगा रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं,
कौन सी भाषा मानक भाषा नहीं है? तो मानक भाषा अवधि नहीं है, अंग्रेजी है, उर्दू है, हिंदी है, ठीक है। ठीक है, आगे देखिए, बोली के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो बोली में केवल मौखिक साहित्य प्रभाव होती है, ऐसा नहीं है, मौखिक और लिखित दोनों होती है, तो आप बस यही गलत है। आगे बढ़िए, खड़ी बोली निम्नलिखित में से कहाँ बोली जाती है? तो आपका मेरठ में खड़ी बोली बोली जाती है। शौरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है? तो पश्चिमी हिंदी का हुआ है। पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है? बघेली था, ठीक है, बघेली था, आपका अवधि था, ध्यान होगा, ठीक है। 3 भाषाएं थी इसके अंतर्गत, देख लीजिएगा। राजस्थानी उपभाषा में कितनी बोलियां हैं? 4 थी, मेवाती था, मालवी था, ठीक है। आगे देखिए, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो आपका ब्राह्मी लिपि से हुआ है। खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है? तो शौरसेनी का उत्तरी रूप जो है, खड़ी बोली के उद्भव में अपभ्रंश का किस रूप में हुआ है? तो आपका शौरसेनी का उत्तरी रूप, ठीक है, ये आप रट लीजिएगा चाहिए तो। खड़ी बोली का सर्वाधिक उपयुक्त प्राचीन नाम क्या है? रेखता है, ठीक है। हिंदी का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो आपका रेखता ही है, ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास कितने कालखंडों में है? तो 4 कालखंडों में है, ठीक है। आगे देखिए, पृथ्वीराज रासो किस भाषा में रचित है? आपकी ब्रज भाषा में, ठीक है। पृथ्वीराज रासो आपका किसके हैं? आपका ब्रज भाषा में। किसकी है ये? चंद्रबरदाई की, ठीक है, चंद्रबरदाई की है आपकी पृथ्वीराज रासो, आप किस भाषा में? ब्रज भाषा में, ठीक है। दोस्तों, जो आपके जो किताबें होती हैं, रचनाएँ होती हैं, उनका भाषा पूछाता है, आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बहुत लोग गलती में राजस्थानी, भोजपुरी कुछ मार सकते हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, पृथ्वीराज रासो आपका ब्रज भाषा है, ठीक है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश किसने कहा? तो हिंदी आदिकाल को किसने अपभ्रंश कहा? आपके डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और चंद्र शर्मा गुलेरी दोनों ने आपका जो है आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है, ठीक है। आदिकाल में खड़ी बोली रचना किसने की है? तो पहली आपकी अमीर खुसरो ने है, ठीक है, आपको पता होगा 14वीं शताब्दी में ये खड़ी बोली को विकास किया था अमीर खुसरो ने। शुक्ल जी ने, ये शुक्ल कौन से हैं दोस्तों? आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसको कहा है? तो आपका चंद्रबरदाई को कहा है, ठीक है। शुक्ल जी ने प्रथम महाकवि किसका? हिंदी का, ठीक है। हिंदी का प्रथम साहित्य रचना कौन सी है? आपकी चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो, ठीक है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पद्मावत है, जयसिंह जी के द्वारा लिखी गई है पुस्तक, ठीक है। आगे देखिए, हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो दोस्तों, हिंदी का प्रथम कवि आपके सरहपाद जी है। कौन है? सरहपाद जी है, ठीक है। बस आपका जो खत्म वाला है, 85 क्वेश्चन है, आप 60 पहुँच गए हैं। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पद्मावत है। 12 मासा का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो 12 मासा आपका विष्णु देव राशियों की होती है। हिंदी गीत काव्य का जनक आपके विद्यापति हैं, किसके? हिंदी गीत काव्य के, ठीक है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी? हिंदी है, दूसरी आपकी तेलुगु होगी। हिंदी भाषा का जन्म आपका अपभ्रंश से हुआ है, ये आप जानते होंगे। आगे देखिए, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो आपका राजभाषा के अंतर्गत संविधान में ये वर्णन किया गया है 343 में, ठीक है। हिंदी में लिखे में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो आपकी पाली है, ठीक है। पाली आपका संस्कृत भाषा का अपभ्रंश रूप पाली है, ठीक है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अवहट्ट, ठीक है, इस प्रकार से क्रम था इसका। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? तो ब्राह्मी में हुआ है। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो 343 से 351 में किए गए हैं। आगे देखिए, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है? तो देखिए, पाली पहले आया, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी, ठीक है। तो इस क्रम को बहुत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो हिंदी के विकास का वर्णन है। हिंदी के विकास के लिए क्या किए गए हैं? डायरेक्शन दिए गए हैं, ठीक है, निर्देश। ब्रजभाषा क्या है? पश्चिमी हिंदी है। मगही किस उपभाषा की बोली है? आपकी बिहारी है, मगही, ठीक है। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों को पुनर्संरचना कब की गई थी? आपका 1956 में किया था, चूंकि 1955 में आपके कौन? पीजी खेर को राजभाषा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था, और 1956 में जो है उसकी पुनः संरचना की गई, ठीक है। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है? तो किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो आपका 14 सितंबर 1949 को, ठीक है। 8वां छोड़िए आप, ये आपका लेटेस्ट नहीं था, आपका इसमें वर्तमान में 12वां चल रहा है, ठीक है। वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है, आप वहाँ देख लीजिएगा, ठीक है, लेटेस्ट है वो। मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई क्या है? तो आपकी मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई आपका शब्द होती है, ठीक है। लिखित भाषा की आधारभूत इकाई क्या होती है? वर्ड होती है। देखिए, लिखित में क्या है? आप कोई वर्ड लिखेंगे, जैसे क लिखा, तो क आपकी इकाई है, ठीक है, लिखित की। और मौखिक में आप कुछ बोलते हैं, जैसे उन्होंने बोला हम, तो एक शब्द हुआ, हाँ बोलने में कोई शब्द नहीं हुआ, ठीक है। तो सार्थक शब्द जो होता है वो आपका मौखिक होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? तो मानक हिंदी क्या होता है? जब आपकी किसी भी बोली की साहित्यिक पुस्तकों की रचना की जा रहा है,
तो उस भाषा को हम मानक हिंदी कहते हैं, ठीक है। चूँकि उसका ऐसा बड़े स्तर पर हो गया, ठीक है। किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है? तो आपका दोस्तों आपका जो जयंत अवस्था है, जयंत अवस्था आपका ईरान का एक प्रमुख ग्रंथ है, उसमें आपस में हिंदी का प्रथम उल्लेख हुआ है, ठीक है। कहाँ का? ये ईरान का था, ठीक है। तो ये अवस्था है, ठीक है। अपभ्रंश का दूसरा नाम क्या है? तो अपभ्रंश का अब क्या है? अवहट्ट है, ठीक है। अवहट्ट ऐसे लिखा था, ठीक है, यहाँ गलत है। तो अपभ्रंश का दूसरा नाम क्या है? अवहट्ट है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन, देखिए पहला है इसलिए लिखना जरूरी है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था, और कब किया गया था? ये आपका 1975 में हुआ था, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हो कि विश्व हिंदी सम्मेलन कब आता है? आपका 14 जनवरी को, ठीक है। तो उसी के बीच, ठीक है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? गुलेरी जी ने, ठीक है। भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है? वाक्य है, ठीक है। भाई शब्द से मिलकर एक वाक्य बनता है, तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होगी? वाक्य, ठीक है। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कौरवी है, ठीक है। भाषा का प्राचीन रूप किस ग्रंथ में मिलता है? तो भाषा का प्राचीन रूप आपका किसमें? ऋग्वेद में, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने आज इसको खत्म किया। हम लोग कल दोस्तों आकार, वर्ण एवं ध्वनि इससे संबंधित जो है प्रश्नों को करेंगे, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले दिन बताया था, मैंने आपको चैप्टर दिखाया था, टोटल 29 चैप्टर हैं, हम लोगों ने 2 कंप्लीट कर लिए हैं। अब कल हम लोग तीसरा करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से आप कंप्लीट करते जाएंगे तो आपका पूरा चैप्टर और प्लस क्वेश्चन दोनों कवर हो जाएंगे। तो प्रश्न कहाँ से पूछेगा, ठीक है। आपकी जो यूपीपीसीएस दोस्तों आपका RO है, ठीक है, RO इसके अंतर्गत दोस्तों आपका प्री और मेंस, ठीक है। प्री और मेंस में देखिए, प्री में आपका दोस्तों 60 नंबर का क्वेश्चन आता है, 60, ठीक है। ये और ये आपका दोस्तों कट ऑफ, जो कट ऑफ होता है वो यही डिसाइड करता है, ठीक है। और मेंस में भी आपका दोस्तों अच्छा खासा नंबर होता है इसका, ठीक है। मेंस में पूरा एक पेपर ही होता है, ठीक है। तो इसलिए आप इसको अच्छे से देखिए। और बिहार की बात करें तो बिहार पीसीएस के अंतर्गत दोस्तों आपका टीचर जो आपकी वैकेंसी आई है उसके अंतर्गत आपको क्वालिफाई करना है, तो क्वालिफाई करने के लिए आपको उसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग एक बार फिर आपसे निवेदन करूंगा, अगर आप लोग चैनल पर दोस्तों नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट और साथ बहुत जरूरी है। आपके सपोर्ट और साथ की वजह से दोस्तों हम लोग इस प्रकार के लेक्चर ला सकते हैं, ठीक है, आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आगे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।